Politicians are the backbone of the business. ब्रिटिश टाइम में भी ये काम होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन हैव चेंज, बिजनेस इज सेम। मिस्टर भुजबल, हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि फल का एक छोटा सा ठेला लगाने वाला इंसान जिसके पास 120 बैंक अकाउंट्स, 350 से भी ज्यादा MBA ग्रेजुएटेड एम्प्लॉयज और 30,000 करोड़ से ज्यादा का धन है, पॉलिटिशियन से लेकर अंडरवर्ल्ड तक हर जगह उसके नाम का दबदबा है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं अब्दुल करीम तेलगी के बारे में, या यूं कहें अब्दुल करीम लाट साहब तेलगी के बारे में। इस इंसान को जब अरेस्ट किया गया तब इसका बयान था कि ये लोग जबरदस्ती उसके अंदर HIV वायरस इंजेक्ट करना चाहते हैं ताकि कहीं मैं पावरफुल लोगों का नाम न ले लूं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर आज तक का सबसे बड़ा स्कैम रच दिया। हिरासत में होने के बावजूद भी तेलगी हमेशा कहता था कि ये कोई स्कैम नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा धंधा है, जो कल तक मैं कर रहा था आगे कोई और करेगा। पर अगर किसी को ये लगता है कि ये धंधा बंद हो जाएगा तो ये उसकी नासमझी है, क्योंकि ये धंधा कभी बंद नहीं होगा, बस धंधे चलाने वाले बदलते जाएंगे और ये धंधा लगातार चलता रहेगा। तेलगी के बारे में कहा जाता है कि एक रात उसका दिल एक बाहर डांसर पर आ गया तो उसने खड़े खड़े उसी टाइम 93 लाख रुपए उस बार डांसर पर उड़ा दिए और शायद आगे चलकर यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो तेलगी का जन्म खानापुर की एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में 1961 को हुआ था। छोटी सी उम्र में ही पिता का देहांत हो जाने की वजह से तेलगी को छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। शुरुआत में वो अपने भाई के साथ मिलकर फल का एक छोटा सा ठेला लगाया करता था और इसी तरह से उसका घर चल रहा था। पर तेलगी को पढ़ने का बहुत शौक था, तो ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी उसने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। तेलगी हमेशा से ही कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो गाँव छोड़कर मुंबई जाएगा और मुंबई में उसे सबसे पहला काम मिलता है फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। पर तेलगी अपने काम में बहुत सुस्त रहा करता था, इस वजह से उसे कंपनी से फायर कर दिया जाता है, जिसके बाद वो एक छोटे से होटल में काफी समय तक मैनेजर की जॉब भी करता है। पर तेलगी को एक बात समझ आ गई थी कि इस तरह से वो मोटा पैसा कभी नहीं छाप सकता है, इसलिए वो इंडिया छोड़कर सऊदी चला जाता है और यहाँ पर कुछ समय तक काम करने के बाद तेलगी को एक बात समझ में आती है कि जितना पैसा यहाँ पर काम करने में नहीं है उससे ज्यादा पैसा यहाँ पर लोगों को काम करने के लिए भेजने में है। तो वो एक बार फिर से इंडिया वापस लौट आता है और यहाँ आकर अपनी एक ट्रैवल एजेंसी खोल देता है। जल्दी अमीर बनने की चाह उसके अंदर लीगल और इलीगल का फर्क भुला देती है, इसलिए धीरे धीरे तेलगी मोटा पैसा छापने के लिए अब अनएलिजिबल लोगों को भी इलीगली बाहर भेज दिया करता था। स्टार्टिंग में तो उसका काम बहुत सही चलता है और इस वजह से लोगों के बीच उसकी अब एक अलग पहचान भी हो जाती है, पर धीरे धीरे उसका ये काम भी कमजोर पड़ने लगता है और वो चाह करके भी लोगों को अब बाहर नहीं भेज पा रहा था। इस वजह से लोग पैनिक होने लगते हैं और एक ही बार में बहुत सारी कंप्लेंट तेलगी के नाम पर रजिस्टर हो जाती है, जिससे पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और तेलगी को गिल्टी पाकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। पर किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि ये पुलिस वालों की सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तेलगी की मुलाकात होती है अजय रतन सोनी से, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर हुआ करता था और वहां पर उसे फर्जीवाड़े के चक्कर में ही गिरफ्तार किया गया था। तेलगी और सोनी की पहली मुलाकात से ये दोनों समझ जाते हैं कि इनकी दोस्ती बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि एक तरफ रतन सोनी जिसे फर्जीवाड़े में महारत हासिल थी और दूसरी तरफ तेलगी जिसके कन्विंस करने की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो अच्छे अच्छों को अपनी बातों में फंसा लेता था। इसलिए सोनी को एक बात समझ आई कि अगर वो और तेलगी एक हो जाए तो वो इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं कि आज से 10 साल के बाद भी अगर कोई उनके घोटाले के बारे में सुनेगा तो उनके कान खड़े हो जाएंगे। इसलिए जेल में ही सोनी ने तेलगी को कन्विंस किया कि कब तक वो छोटे छोटे फ्रॉड करता रहेगा। मेरे दिमाग में एक मास्टरमाइंड प्लान है, अगर तेलगी उसका साथ दे तो वो इतना पैसा छाप सकते हैं कि पॉलिटिशियन तक उनके घर माथा टेकने आएंगे। तेलगी के अंदर हमेशा से ही कम समय में ज्यादा पैसों की चाह रही थी और आज उसे उसके ही माइंडसेट का एक दूसरा साथी भी मिल गया था, जिसके बाद सोनी उसे अपना प्लान बताता है। इसका प्लान स्टैम्प्स पेपर पर आज तक का सबसे बड़ा स्कैम करने का था।
कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्टैम्प्स पेपर के बारे में बता दें। स्टैम्प पेपर्स जो हर एक लीगल वर्क को वेरीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं और इनके बिना कोई भी लीगल, जुडिशियल या नॉन जुडिशियल काम नहीं हो सकता है। सोनी का बहुत तगड़ा कनेक्शन होता है अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के साथ। तो इसकी हेल्प से सोनी और तेलगी साथ मिलकर स्टैम्प्स पेपर की काफी सारी डिटेल निकाल लेते हैं, जिससे उनके हाथ एक बहुत जरूरी खबर लगती है कि जल्दी ही देश में स्टैम्प्स पेपर की शॉर्टेज होने वाली है। और यही वो समय था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। पर इसके लिए तेलगी को जरूरत पड़ने वाली थी एक स्टैम्प पेपर वेंडर लाइसेंस की, वरना इसके बिना वो कोई भी स्टैम्प पेपर प्रिंट नहीं कर सकते थे। पर यहाँ पर स्टैम्प पेपर वेंडर के लाइसेंस लेने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी और बहुत सारे पावरफुल और पैसे वाले लोग स्टैम्प पेपर वेंडर बनने का लाइसेंस लेना चाहते थे। तेलगी ने भी जब इसके लिए अप्लाई किया तो उसे पता चला कि उसका नंबर 3 सालों के बाद आने वाला है। पर इसमें तेलगी को बहुत देर हो जाती, तो वो सोनी के पॉलिटिक्स कनेक्शंस की हेल्प से अपने लिए सिर्फ 3 महीनों में ही स्टैम्प्स पेपर वेंडर का लाइसेंस निकलवा लेता है। तेलगी ने अपने सोर्सेज से पता लगवाया कि सिर्फ नासिक ही एक ऐसी जगह है जहां पर स्टैम्प पेपर्स प्रिंट होते हैं। जिसके बाद तेलगी ने बहुत प्यार से वहां के एम्प्लॉयज के साथ अपना कनेक्शन बनाया और एक अच्छी फ्रेंडशिप बिल्ड कर ली। तेलगी लोगों को कन्विंस करने में इतना एक्सपर्ट था कि कोई कितना ही क्यों ना चाह ले, पर उसकी बातों में फिसलने से खुद को रोक नहीं पाता था। उसने अपनी बातों के दम पर वहां के एम्प्लॉयज से कंपनी के अंदर की बहुत सारी डिटेल निकलवा ली। तभी उसे पता चलता है कि कंपनी के अंदर जो स्टैम्प पेपर्स की प्रिंटिंग मशीन होती है वो पुरानी होने पर ऑक्शन पे डाल दी जाती है। जिसके बाद तेलगी ने अपने कनेक्शन, सोर्सेस, पैसा, रिश्वत सब कुछ लगा दिया सिर्फ उन मशीन्स को पाने के लिए। आखिरकार वो उन मशीन्स को पा ही लेता है, जिसके बाद तेलगी और सोनी का ये स्कैम स्टार्ट हो जाता है। वो इन मशीन्स की हेल्प से वो स्टैम्प पेपर्स भी छापने लगते हैं जिनका लाइसेंस उन्हें मिला ही नहीं था। पर तेलगी के पॉलिटिक्स कनेक्शन भी अब तक इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इसी चलते तेलगी ने इतना पैसा छाप लिया था कि अब वो किसी को भी खरीद सकता था। धीरे धीरे पैसों की ताकत उसके अंदर कानून का डर भी खत्म कर दी जा रही थी। तेलगी के करीबी लोग बताते हैं कि उसे अल्कोहल, पार्टीज और बार डांसर्स का बहुत शौक था। वो अक्सर बड़े बड़े बार्स में जाया करता था और बार डांसर्स पर अंधा पैसा लुटाया करता था। तभी एक रात जब वो बॉम्बे के एक बार में होता है तो उसका दिल वहीं की एक बार डांसर पर आ जाता है, जिस पर वो खड़े खड़े 93 लाख रुपए से ज्यादा रुपए लुटा देता है। और शायद यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से तेलगी पुलिस की नजरों में आ जाता है। पुलिस बस हल्की सी ही इन्वेस्टिगेशन करती है और तेलगी का सारा काला चिट्ठा उनके हाथ आ जाता है। इसलिए 1995 में तेलगी पुलिस के हाथों अरेस्ट कर लिया जाता है। पर इस बार तेलगी कुछ और ही बनकर जेल पहुंचा था। पैसों के दम पर तेलगी ने पॉलिटिक्स से लेकर अंडरवर्ल्ड तक हर जगह अपने कनेक्शन फैला लिए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ कहने के लिए ही तेलगी जेल में था। तेलगी अपनी बेल के लिए भी अपील करता है, पर उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि बेल रिजेक्ट होने के बावजूद भी तेलगी खुलेआम घूमता था और इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई उससे एक शब्द पूछ ले। अब तक तेलगी के पास कनेक्शंस के साथ साथ एक्सपीरियंस भी आ चुका था और ऐसा कहा जाता है कि इस समय से ही तेलगी और सोनी के बीच दूरियां भी हो गई थी। इसलिए तेलगी अब अकेला ही पहले से बहुत ज्यादा होशियारी के साथ मिंट रोड में अपनी एक नई कंपनी स्टैब्लिश करता है। इस बार तेलगी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इस बार ना केवल वो स्टैम्प पेपर्स प्रिंट करने वाला था, बल्कि इस बार उसके टारगेट में और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे जुडिशियल फीस स्टैम्प्स, फॉरेन बिल स्टैम्प्स, स्पेशल एडिशनल स्टैम्प्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ब्रोकर नोट्स, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स और भी बहुत सारी चीजें। पर अब जाली स्टैम्प प्रिंट्स करना जितना उसके लिए आसान हो गया था, उतना ही मुश्किल हो गया था उसे मार्केट में पहुंचाना, क्योंकि अब तक कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका था और लोगों में फेक स्टैम्प्स की भनक भी लग चुकी थी। तेलगी का कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सिर्फ उसके कहने से ही उसने पूरे देश में स्टैम्प पेपर्स की शॉर्टेज करवा दी, जिसके बाद उसने 350 से भी ज्यादा MBA ग्रेजुएट लोगों को अपने पास नौकरी में रखा और इनकी हेल्प से तेलगी ने प्रिंटिंग, मार्केटिंग, डिस्पैच, सेल्स हर चीज की अलग अलग यूनिट बनाई। तेलगी ने अनाउंस किया कि वो अपने वेंडर्स को 30% का कमीशन देगा। वहीं पर दूसरी तरफ गवर्नमेंट सिर्फ 3% का कमीशन देती थी। ये देखकर बहुत सारे वेंडर्स तेलगी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और किसी का भी ध्यान इस चीज पर नहीं जाता कि आखिर तेलगी ऐसा कर क्या रहा है कि वो 30% तक का कमीशन दे पा रहा है। पर वहीं पर बाकी के प्रेस हैं जिनका 3% निकलना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोगों ने इस बात को इग्नोर किया और तेलगी
तेलगी ने अपने सोर्सेज की हेल्प से कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज में अपने कनेक्शन बनाए और क्योंकि तेलगी ने ऑलरेडी मार्केट में शॉर्टेज कर रखी थी तो अब अथॉरिटीज भी उसके स्टैम्प पेपर्स हंसते हंसते ले रही थी। अब तक तेलगी का इतना दबदबा बन चुका था कि उसका पकड़ा जाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। तेलगी के स्टैम्प पेपर्स इतने ज्यादा रियल लगते थे कि खुद रियल स्टैम्प पेपर भी तेलगी के स्टैम्प पेपर के आगे नकली लगने लगता था। पर इसके बावजूद भी कुछ ऐसा हो जाता है कि तेलगी का एक आदमी बेंगलुरु में फेक स्टैम्प पेपर्स बेचते हुए पकड़ा जाता है। जब उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है तो वो सीधा तेलगी का नाम उगल देता है। पुलिस उस आदमी से और ज्यादा डिटेल निकलवाती है और सारी सस्पेक्टेड जगहों पर रेड डालती है जहां पर उन्हें बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनकी कलेक्शंस 1200 करोड़ से ज्यादा की थी। ये देखकर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि देश में कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। उस समय के कर्नाटका के IAS ऑफिसर R श्री कुमार इस स्टैम्प पेपर स्कैम को एक्सपोज करने के लिए तुरंत ही एक टीम बनाते हैं और अपने इस मिशन का नाम स्टैम्प पिट रखते हैं। इधर पुलिस में आग लगी चुकी थी पर इस आग में पेट्रोल का काम करते हैं जयंत तिनायकर जी। बेसिकली ये एक सोशल एक्टिविस्ट होते हैं और ये भी खानापुर से ही होते हैं। इवन इनके भी तेलगी के साथ खानापुर में अच्छे खासे कनेक्शन रह चुके थे। इस वजह से उन्हें ये चीज हमेशा से ही अजीब लगती थी कि तेलगी जब अचानक से गायब हुआ और लौटकर वापस आया तो उसने इस बीच ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। उन्हें ये चीज हमेशा से ही अजीब लग रही थी कि सिर्फ एक फल बेचने वाला आदमी कुछ समय के लिए गायब होता है और जब लौट कर आता है तो करोड़ों का एम्पायर खड़ा होता है। ये बात उन्हें कुछ हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने तेलगी पर नजर रखना बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। हालांकि ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट से भी बताने की कोशिश की थी पर प्रेसिडेंट की तरफ से उन्हें इस बात का कोई रिप्लाई नहीं आता। पर इसके बावजूद भी तिनायकर नहीं रुकते हैं और वो अपने लोगों के थ्रू तेलगी पर नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं। इस बीच उन्हें एक दिन खबर मिलती है कि तेलगी का भाई हर साल 50 से 70 लोगों को अजमेर शरीफ भेजता है और तेलगी भी वहां पर अक्सर जाया करता है। ये बात जैसे ही उन्हें कंफर्म होती है तुरंत ही वो इस बात की टिप बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ST संगलियाना को देते हैं जिससे तेलगी को 7 नवंबर 2001 में अजमेर शरीफ से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद उसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। और इस बीच जब तेलगी से पूछा जाता है तो वो बताता है कि ये कोई स्कैम नहीं है, ये एक बिजनेस है जिसे बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अंडरवर्ल्ड और काफी पावरफुल लोग चला रहे हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं पर कोई कुछ कह नहीं सकता। उसने ये भी कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि उसने ये स्कैम किया है तो वो पूरी तरह से गलत है क्योंकि ये एक बिजनेस है जो मेरे आने के बहुत पहले से चला आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। ब्रिटिश टाइम में भी ये काम होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन हैव चेंज्ड, बिजनेस इज सेम। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ जिसे बड़े पावरफुल लोग आगे कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। Politicians are the backbone of the business. लेकिन इतनी बुरी तरह से बर्बाद होने के बावजूद भी तेलगी का अभी भी पॉलिटिकल और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था। सेंट्रल जेल में होने के बावजूद भी वो वहाँ का राजा था। उसे वहाँ पर ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता था जैसा तो 5 स्टार होटल में भी लोगों को नहीं मिलता होगा। उसके खाना पकाने के लिए एक अलग से शेफ रखा हुआ था, उसके सेल में AC लगी हुई थी, एंटरटेनमेंट के लिए TV दिया हुआ था, उसके पर्सनल 2 नौकर हमेशा साथ रहते थे और 3 से भी ज्यादा सेल फोन्स उसे प्रोवाइड किए गए थे ताकि वो अंदर से ही अपना धंधा प्रॉपर चला सके। इस अय्याशी से तेलगी इतना खुश हो जाता है कि वो यही भूल जाता है कि वो राजा सिर्फ जेल के अंदर है। इसलिए नासमझी में वो एक दिन डिसाइड कर लेता है कि अब वो कुछ दिनों के लिए अपने कुलाबा वाले बंगले में रहना चाहता है। स्टैम्प पिट ऑफिसर्स को जैसे ही ये बात पता चलती है वो तुरंत ही कमिश्नर को इन्फॉर्म करते हैं पर इन सब के बावजूद भी कमिश्नर हरकत पे नहीं आते क्योंकि उनका प्लान इस बार तेलगी को बंद करना नहीं बल्कि उसके इस धंधे को बंद करना था। इसलिए सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो शांत रहते हैं और शांति से तेलगी का फोन टैप कर लेते हैं। इसके साथ साथ तेलगी पर नजर रखने के लिए वो उसके बंगले के आसपास काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स को सिविल ड्रेस में भी लगा देते हैं और फाइनली कमिश्नर का प्लान वर्क भी करता है। इससे उन्हें तेलगी के थ्रू ही काफी बड़ी बड़ी लीड्स मिलती है और उन्हें कई सारी ऐसी
ऐसी जगह भी पता चलती है जहाँ से तेलगी अपने काले धंधे को रन करता था। ये जगह हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ की बड़ी बड़े शहरों में थी। स्टैम्पेड ऑफिसर्स ने जब सस्पेक्टेड जगहों पर रेड डाली और वहां से उन्हें बाकी के जगहों की लीड मिली तो उनका तो सर ही घूम गया, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक फल बेचने वाले वेंडर ने 18 स्टेट्स में और उनकी 70 सिटीज में अपना ये धंधा फैला रखा है। उसके 124 बैंक अकाउंट्स हैं और लगभग उस समय के 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। और सिर्फ जो स्टैम्प पेपर्स उन्हें मिले थे और उन्होंने जितना स्टैम्प पेपर सीज किया था सिर्फ उनकी ही वर्थ 3000 करोड़ से ज्यादा की थी। और ऐसा कहा जाता है कि इस स्कैम में सिर्फ 10% ट्रांजैक्शन को ही पकड़ा गया है, बाकी की 90% ट्रांजैक्शन कभी उनके हाथ ही नहीं लगी। अगर इस हिसाब से चले तो ये स्कैम 30,000 करोड़ से ज्यादा का था। तेलगी के स्टैम्प पेपर्स इतने ज्यादा रियल हुआ करते थे कि खुद रियल वाले स्टैम्प पेपर्स भी तेलगी के स्टैम्प पेपर्स के आगे फीके लगने लगते थे। कहा जाता है कि उस समय के महाराष्ट्र के MLA अनिल गोटे भी इस स्कैम में तेलगी के साथ एक बड़ा पार्ट रहे थे। उन्हें जब अरेस्ट किया जाता है तो उनकी एक अलग ही थ्योरी निकल कर आती है। वो बताते हैं कि तेलगी ने कभी भी एक भी स्टैम्प इलीगली नहीं छापा। दरअसल नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में तेलगी ने इतना तगड़ा कनेक्शन बना लिया था कि वहां के ऑफिसर्स तेलगी को वहीं के छापे हुए स्टैम्प्स प्रोवाइड कराते थे। इवन अगर कभी उसे स्टैम्प्स ना भी मिल पाए तो वो वहां की स्टैम्प्स की गाड़ी को रास्ते में रुकवाकर स्टैम्प्स निकलवा लिया करता था। उनकी ये थ्योरी कहीं न कहीं हमें भी कंफ्यूज करती है, क्योंकि एज रिपोर्टेड जब स्टैम्प पिट के ऑफिसर्स ने उन सस्पेक्टेड जगहों से फर्जी स्टैम्प्स को कलेक्ट किया था तो उसमें से 60 to 70% स्टैम्प्स तो रियल ही थे। ये बात बहुत लोगों ने CBI तक भी पहुंचाने की कोशिश की, पर कभी भी CBI ने इस नजरिए से केस को देखा ही नहीं और ये बात सिर्फ पेपर्स में ही दबकर रह गई। ऐसा कहा जाता है कि इस बात को दबाने के पीछे बहुत बड़े और पावरफुल लोगों का हाथ था, क्योंकि अगर CBI इस एंगल से केस की जांच करते तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम भी खुलकर सामने आ जाते और उस समय के फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर शरद पवार का भी नाम ले लेता है। शरद पवार, मिस्टर भुजबल। पर इस पर CBI कहती है कि तेलगी उस समय नर्वस था और उसने नर्वसनेस के चलते ये गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। लोग ऐसा कहते हैं कि इस नार्को टेस्ट में तेलगी ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम ले लिए थे जो अगर सामने आ जाते तो एक के बाद एक और भी ज्यादा पावरफुल और रेपुटेटेड लोगों के नाम भी खुलने लगते हैं। इसलिए 17 जनवरी 2010 को तेलगी को 10 सालों की सजा सुना दी जाती है। पर इस बीच तेलगी एक बात की रट जोर जोर से लगाया जा रहा था। रिपोर्टेडली वो बार बार ये बोल रहा था कि बड़े बड़े पावरफुल लोग उसे HIV से इंजेक्ट करना चाहते हैं ताकि कहीं वो उनका नाम सामने ना ला दें। पर उसके इतना कहने के बावजूद भी कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अगले ही साल तेलगी कन्फेस कर लेता है कि उसने ही ये सारे फेक स्टैम्प्स पेपर बनाए थे। तो उसकी सजा को 13 सालों का कर दिया जाता है और उस पर 102 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाता है। पर ईयर 2017 में ही मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उसकी डेथ हो जाती है और इसके बाद से ही इस स्कैम के चलते कुछ लोगों को जिन्हें अरेस्ट किया गया था एक के बाद एक उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। ये स्कैम गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा था कि इस स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने स्टैम्प पेपर की सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस किए। और एक बात जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी, एक बार जरा आप इमेजिन कीजिए तिनायकर जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस केस में इतनी लीड्स दी, इतना काम किया, उन्हें कितने रुपए का रिवॉर्ड दिया गया होगा। आप एक बार गैस कीजिए और नीचे कमेंट में आकर बताइएगा, क्योंकि मैंने वहां पर आंसर ऑलरेडी पिन कर दिया है। पर मैं गारंटीड कह सकता हूँ आंसर पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। खैर, इस स्कैम से रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।